अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी हम लोग के समाज में, एतराफ़ में, इर्द गिर्द में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो नेक पेन होता है। और नेक पेन को जो है वो बाज़ औक़ात रेडिएट करता है इधर, जिस इस साइड में या इस साइड में। तो अगर बाई चांस लेफ़्ट साइड रेडिएट होता है तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि लोगों का ख्याल में ये रहता है कि देयर में बी कार्डियक एलिमेंट्स। तो फिर उसके बाद जाते हैं, और पेन की वजह से कभी कभी जो है मिस डायग्नोसिस होके जो है हम लोग बाय मिस्टेक जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को माने ओवरलैप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो हम लोग का सारा जो है माने फोकस चला जाता है कार्डियक डिजीज़ पे। फिर उसके बाद में जो है कुछ नहीं निकलता है, तो फिर जो है फिर बाज़ औक़ात जो है चूँकि इसमें जो है नेक स्टिफनेस के साथ साथ जो है पेन होता है, पेन के साथ साथ जो है आपका जो है डिजीनेस, चक्कर, ये सब आता है। तो बाज़ औक़ात ये मिसकॉन्सेप्शन ये भी होता है, फिर ईएनटी के पास रेफ़र करते हैं। तो फिर वो अपना जो माने एक्स्टम है अपने ट्रीटमेंट में वो चलता है। लेकिन इसके लिए भी बेस्ट ये सब कुछ कीजिए, अपना फिजिशियन जो बोल रहा है वो करिए, लेकिन जो है एक सर्वाइकल स्पाइन का एपी एंड लैटरल व्यू, एक्सरे सी एस स्पाइन एपी एंड लैटरल व्यू, जो बहुत सस्ता भी है, इजीली एवरीवन कैन अफोर्ड। तो वो करवा के जो है एटलीस्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं उसको डायग्नोसिस करके एटलीस्ट पेशेंट जो है वो रिलीफ, उसको पेन से रिलीफ हो जाएगा। और क्योंकि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है सर्वाइकल 7 जो C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्रा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसलिए सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलोसिस को नेक ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या कहीं कहीं डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो है जो पेन है, पेन के साथ साथ उसमें जो है स्टिफनेस है, डिजीनेस है, ये सारी चीज़ होते रहते हैं। तो उसके साथ साथ इसका जो कॉज है उसमें जो हम लोग का जो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो C1 से लेकर C7 तक है, उसमें डिहाइड्रेटेड यानी जो ये कुशन का काम करता है, उसमें किसी भी तरह का जो फ्लूइड वगैरह उसमें जो है ये आमतौर पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है एज जो बढ़ता है, यानी जो हम लोग का एज डेवलप करता है, उस कंडीशन में एज ओरिएंटेड और ये डिजीज है वो 60 के बाद वालों को ज़्यादा होता है। और दिक्कत ये है कि जो है इसमें जो है उसके साथ साथ उसका जो स्पार होता है, यानी कोई ब्रोनी प्रोजेक्शन होता है, हर्निएटेड डिस्क होता है और डिहाइड्रेटेड डिस्क होता है, स्पार होता है और इंजरी होता है, ये सब इसके कॉज हैं। तो इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके बाद में नर्व को ताकत देने वाले कोई आसाब अद्विया और मोहल्ले आराम अद्विया के साथ साथ इसमें जो है जो हम लोग का जो है मेन जो है हम लोग फोकस करते हैं इलाज भी तदबीर यानी रेजिमिनल पे। और इसमें जो है सबसे मेन जो है हम लोग वो करते हैं फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी इसके लिए जो है एकदम जो है तीर की तरह क्विक काम करता है, साथ साथ मेडिसिन भी चालू करता है। तो लिहाजा हम हमारे डॉक्टर और हमारे दोस्त डॉक्टर नासिर साहब से जो है मैं वो करूँगा कि जो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है वो आपको इंट्रोड्यूस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फिजियोथेरेपिस्ट नासिर अहमद खान, हमारे साथ बैठे हुए हैं ये हमारे मुआलजा डिपार्टमेंट के, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज के मुआलजा डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अख्तर परवेज साहब। अब तक वो बता रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कि वाकई आजकल का डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ का हिसाब से हमारे सामने में पहुंचा है। खैर इसके लेकर के उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब बीमारी डिटेक्ट ना होने की वजह से आजकल लोग सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र हो रहे हैं। बीमारी डिटेक्ट करते करते कभी कभी सालों लग जाते हैं, क्योंकि फिजिशियन जो है, जब आदमी परेशान होते हैं तो फिजिशियन के पास पहुंचते हैं। फिजिशियन के पास कभी भीड़ की और क्या कभी कभी जानकारी की प्रॉब्लम की वजह से वो पेशेंट को थोड़ा सा मिस हैंडलिंग हम बता सकते हैं, मगर कभी कभी डायरेक्शन जो है उनका फॉल्स कर जाता है। वो क्या है ना, सबसे पहले वो भेजते हैं भाई किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाओ, या खुद ही कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं।
कभी कभी होता है क्या है ना, उनको डाउट रह ही जाता है। बीमारी जब कार्डियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है हो सकता है कोई ईएनटी का प्रॉब्लम की वजह से हो, तो वो ईएनटी के पास भी जाते हैं, वो ऑडियोमेट्री कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह होता है, निकलता कुछ नहीं। लास्ट में वो हो सकता है ये आपका ऑप्थेल्मोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं तो उनको भी पता चलता है नहीं वैसा कुछ नहीं है। लास्ट में हो सकता है ये किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के ज़रिए से ये चीज़ पता चलता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो हम कोशिश करते हैं उन्हें बहुत इजीली और बहुत मतलब लोकली ट्रीटमेंट करके उसको एक नॉर्मल पोजीशन दिलाने की। जैसे कि सर कुछ मेडिसिन अपना यूनानी मेडिसिन का नाम बता रहे थे, उसमें क्या है ना, विदाउट एनी साइड इफेक्ट ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो काम करता है मगर बहुत बढ़िया और परमानेंट सोल्यूशन एक निकाल देता है। साथ में हमारी फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। मैं अपनी फिजियोथेरेपी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है बना है यही सब डिसऑर्डर के लिए, नॉट फॉर डिजीज। तो डिसऑर्डर का मतलब ये है ये एक ऑर्थो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें रीढ़ की हड्डी में 7 हड्डियाँ होते हैं, तो 7 हड्डियाँ जो सर्वाइकल के एटलस से शुरू होता है और C7 में जाकर के ख़त्म होता है। तो बड़ी फ्लेक्सिबल रोल है, हम लोग जो गर्दन को घुमाते हैं, गर्दन को जो फोल्ड करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो 7 हड्डियों का खेला है। तो जब उसमें कोई तरह की रुकावट आती है, जैसे वो साहब बता रहे थे उसमें ऑस्टियोफाइट्स जमा हुआ है, कोई अर्थराइटिक फैक्टर है जिस चीज़ की वजह से वहाँ रुकावट आती है, और वो रुकावट आने का मतलब ये है वहाँ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑटोमेटिकली उन दो मतलब हर 2 बोन में के बीच में से एक एक